सो एएफएम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी वो है जो अमेंडमेंट में डाला गया था, ओके, न्यू सिलेबस में। सो अकॉर्डिंगली मैं कुछ थियरी का वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँगा। एकदम शॉर्ट वीडियोस है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आने का स्कोप बहुत हाई होगा। तो इफ़ यू हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, डू लिसन टू दिस वीडियो। यू डोंट हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, सो अपने अब सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर का जो अमेंडमेंट है उस पर जाने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि सिक्योरिटाइजेशन वाज ऑलरेडी देयर इन एसएफएम और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक थियरी क्वेश्चन पक्का आता है। सो देयर वर अ नंबर ऑफ थियरी क्वेश्चंस इन सिक्योरिटाइजेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डन मतलब इन द नॉर्मल एसएफएम क्लासेस, जो आपको इंपॉर्टेंट थियरी वाले पोर्शन में दिख जाएगा, ठीक है ना। उसमें व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, हु आर द पार्टीज इन सिक्योरिटाइजेशन, हाउ डू वी प्राइस सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोडक्ट्स, लीगल स्टेटस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। बहुत सारा थियरी क्वेश्चन है, करीब 5-6, और एकदम डायग्राम बना के मेरा वहाँ पे समझाया हुआ है। अभी यहाँ पे 2 थियरी एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए। थियरी नंबर 1, रिस्क्स फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटाइजेशन। अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड यू आर बाइंग सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट इज द रिस्क दैट यू आर फेसिंग, ये है। और नंबर 2, टोकनाइजेशन, ठीक है। ये 2 थियरी है और ये ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक दे देगा, ठीक है। जिसको भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिक्योरिटाइजेशन का, उसको लिए एडवाइजेबल है कि ये वाला चैप्टर पहले अमेंडमेंट का नहीं करे, पहले जो नॉर्मल क्लासेस है सिक्योरिटाइजेशन का थियरी का पहले वो कर ले, उसके बाद इसमें आए तो एकदम मतलब फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। एनीवेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा पहला वाला होगा रिस्क्स फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट थियरी इज रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटाइजेशन। इसके लिए सबसे पहले तो एक बार आप सिक्योरिटाइजेशन का एक सिंपल सा डायग्राम देख लीजिए, ओके। सिंपल सा डायग्राम जहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्लो क्या होता है, इनकेस आप भूल गए हैं तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, वो लोग सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट बाई कर रहे हैं एसपीवी से, एंड दैट इज बैक्ड बाय अ पूल ऑफ एसेट्स। एक एसेट का पूल है, मे बी हाउसिंग लोन्स जिसको मॉर्गेज बोलते हैं, मे बी ऑटो लोन्स। तो वो जो ऑटो लोन्स या हाउसिंग लोन्स का एक पूल है वो एसपीवी ने बाई की है, ठीक है, ओरिजिनेटर से। एसपीवी ने कैश दिया, कैसे दिया है, सिक्योरिटीज़ इशू करके। और एक सर्विसर है जो ईएमआईज़ वगैरह कलेक्ट करेगा फ्रॉम द पूल, और वो ईएमआईज़ को अपना सर्विसिंग फ़ी काटने के बाद पास करेगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो ये सिक्योरिटाइजेशन का मतलब था। मेरे को लगा कि क्या पता आप कोई भूल गए होंगे तो मैं बता दूँ, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा होगा। नाउ गिवन दैट अपने को सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस एक बार रिकैप हो गया, अब अपने डिस्कस करते हैं जो इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं ना एमबीएस, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, उनको क्या रिस्क है। तो उनको जो रिस्क है मैंने उसका एक चार्ट बना दिया है, चलिए वो चार्ट देखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि मैंने सारे के सारे रिस्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क। क्रेडिट रिस्क यानी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि वो जो हाउसिंग लोन्स है या ऑटो लोन्स है वो लोग अगर डिफ़ॉल्ट किए तो इन दैट केस पैसा ही नहीं जनरेट होगा, तो कैसे मिलेगा इन्वेस्टर्स को, तो क्रेडिट रिस्क है, ठीक है। दूसरा हो गया लीगल रिस्क। सिक्योरिटाइजेशन एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है इंडिया में खासकर, तो उसका जो लीगल रूल्स है वो एकदम 100% क्लियर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स बाई करे, सोचे कि उन लोग का कंप्लीट कंट्रोल है एसेट के ऊपर, बट अल्टीमेटली जाके कोई बट एंड इफ आ जाए और एसेट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हुआ भी है। तो लीगल प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। और तीसरा जो रिस्क है वो है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जो है उसको डिवाइड कर दिए हैं इंटू मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, इंटू प्री पेमेंट रिस्क, इंटू इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैक्रो इकोनॉमिक, प्री पेमेंट और इंटरेस्ट रेट, एक्चुअली सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क मतलब ये हो गया कि इकॉनमी कैसा परफॉर्म कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हाउसिंग लोन्स कैसे पे होगा, क्या वो लोग पे कर पाएंगे, क्या जो लोग लोन दिए थे, बिकॉज वो लोग का इनकम कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट सारा ही आ गया, ठीक है। मेरे को लगता है वो एक स्टैंड लोन सफिशिएंट है, पर इन्होंने तोड़ा है तो हमको भी तोड़ना पड़ेगा। सेकंड वाला है प्री पेमेंट रिस्क। तो जो प्री पेमेंट रिस्क है उसमें आपको पता है कि इनकेस इंटरेस्ट रेट गिर गया तो जो हाउसिंग लोन लिए थे लोग या ऑटो लोन लिए थे वो लोग प्री पे करेंगे, है ना, कमती ब्याज पे रीफाइनेंस करेंगे, तो पूरा का पूरा पैसा जल्दी आ जाएगा। तो प्री पेमेंट रिस्क है, बिकॉज उस केस में इन्वेस्टर्स को री इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा ना। कोई सोच रहा होगा कि जल्दी पैसा आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोअर रेट पे, तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क। और तीसरा जो रिस्क है वो है अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क एज इन क्या पता वो जो लोन दिया हुआ है ना हाउसिंग लोन, वो फ्लोटिंग रेट पे दिया हुआ है, तो जो आने वाला है फ्लोटिंग पूल के पास, पर जो सिक्योरिटीज़ इशू है, हम लोग जो सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रहे हैं वो सिक्योरिटीज़ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। तो फ्लोटिंग फिक्स्ड एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया ना, तो क्या वो स्वैप वगैरह से उसको दूर करेगा, क्या नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है। यही स्टफ है, ये जो स्क्रीन पे है ये आपको बने, अगर आंसर में उसको क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क, और मार्केट रिस्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक, प्री पेमेंट और इंटरेस्ट रेट नहीं दिखा तो वो मार्क्स नहीं देगा, ठीक है ना। फिर भी एक बार मैं अपने मैट में ले चलता हूँ कि मैंने कैसे कैसे ये बुक में समझाया है।
सो ये मेरा वाला बुक का नोट्स है, आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर एक्सप्लोरिंग रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन दिया हुआ है, और इसमें मैंने एक इन्वेस्टर लिया है एलेक्स, ओके, जो जोश में सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट बाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है। ही डजंट वांट टू बाय अ नॉर्मल बॉन्ड, ही वांट्स टू बाय सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड। तो वो अगला क्या क्या रिस्क फेस करेगा मैंने यहाँ पे समझाया है, तो आप रीड कर सकते हो। वही रिस्क है जो क्रेडिट रिस्क ये सब था, ठीक है, सेम रिस्क है। अब मैं एक बार ICAI का जो राइटअप का समरी है उस पर आपको ले चलता हूँ। अब ICAI का ये जो समरी दिख रहा है आपको राइटअप का, इसके अंदर सबसे मेन पार्ट तो देखो, क्रेडिट रिस्क, लीगल रिस्क, मार्केट रिस्क, सेम स्टाफ। तो यानी कि यहाँ पे क्लियर कट मार्क्स है अगर स्टूडेंट जो है पॉइंट्स को फॉलो कर लेता है तो। किसी को लगे साहब आप तो मैकेनिकली पढ़ा रहे हो, यू आर मेकिंग अस रिमेंबर, एग्जैक्टली आपको सही लगा, मैं मैकेनिकली पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आंसर में क्या लिख के आना है। सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर पे कराया हुआ है, ओके। सो दिस थियरी एंड्स। ओके, सो द सेकेंड न्यू टॉपिक इन सिक्योरिटाइजेशन जो कि AFM में डाला गया है और मेरे को लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज टोकनाइजेशन। बहुत इजी है, ठीक से सुनिएगा। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच टैंजिबल एसेट्स या इनटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया जैसे प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया आर्ट वर्क, जैसे पेंटिंग्स, किसी का टीचिंग एबिलिटी, ओके। इनटैंजिबल एसेट्स, तो टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट्स में जिनका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, उनके अगेंस्ट में फ्रैक्शनल ओनरशिप यूनिट्स इशू करना। माने अगर आप उसका एक पार्ट ओनर बनना चाहते हो, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा को यू वांट टू ओन इट, ठीक है, तो बुर्ज खलीफा के अगेंस्ट में टोकन इशू कर दिए, एंड एनीबडी कैन बाय द टोकन्स एंड सेल द टोकन्स। तो इन दैट केस यू कैन हैव फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ टैंजिबल एसेट लाइक रियल एस्टेट, और इनटैंजिबल एसेट लाइक एन आर्ट ऑब्जेक्ट्स। MF हुसैन का कोई पेंटिंग है, उसमें यू कैन बिकम अ पार्ट ओनर, ठीक है, एंड उसके बाद उसका ट्रेडिंग होगा। तो अगर आप ठीक से देखें तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, उसमें भी तो एक पूल ऑफ इलिक्विड एसेट्स होता है, और वो इलिक्विड एसेट्स एक SPV परचेस करता है और SPV सिक्योरिटीज इशू करता है, यानी कि वी कन्वर्ट द इलिक्विड एसेट्स इनटू लिक्विड सिक्योरिटीज, है ना। वैसे ही टोकनाइजेशन में भी टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट जो इलिक्विड है उसके अगेंस्ट में टोकन्स इशू हो रहे हैं, और वो टोकन से वो ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी, एक्सेसिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी। लिक्विडिटी, एक्सेसिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी, ये चारों वर्ड्स आना चाहिए कि ये चारों चीज़ कॉमन है किसमें, टोकनाइजेशन में और सिक्योरिटाइजेशन में। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो टोकनाइजेशन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से है। कौन सा? ब्लॉकचेन। ना इम्पॉसिबल है कि आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना नहीं है, ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से है ना। जिस तरह का इंस्टीट्यूट ने राइटअप लिखा है उसमें उन्होंने पहले ब्लॉकचेन, उसका एप्लीकेशंस, उसका लिमिटेशंस, उसके बारे में लंबा चौड़ा लिखा है, और उसके बाद छोटा सा राइटअप लिखा है टोकनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे और एक थियरी पॉसिबल है, किसके ऊपर? ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया था, शायद मैंने स्किप कर दिया, तो मैंने यहाँ दो ही थियरी इंक्लूड की है, एक तो था रिस्क ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और एक है टोकनाइजेशन। बट मेरे को लगता है एक तीसरा थियरी आ सकता है, किसके ऊपर? ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वो मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा। इज इट ओके? तो अभी अपने क्या सीखे? व्हाट इज टोकनाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ illiquid, tangible or intangible asset like real estate and art objects into liquid securities called tokens through the blockchain technology, ठीक है। सो वो बेस्ट होगा ये डेफिनेशन, आप मेरे नोट्स पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में ऐसे ही लिखा है किसी एक इन्वेस्टर की हेल्प से, क्योंकि इन्वेस्टर को एक बिल्डिंग बहुत सुंदर लगा, तो इन्वेस्टर क्या किया, सोचा बिल्डिंग को हम ओन कैसे कर सकते हैं, मेरा औकात भी नहीं है। तो पता चला ओ इसके अगेंस्ट पे टोकन इशूड है, चल ना कुछ टोकन ले लेते हैं। जैसे कोई रिलायंस का शेयर खरीद रहा है, तो रिलायंस का शेयर खरीद रहा है तो एक तरह से रिलायंस का ओनर बन गया है, तो सच अ बिग थिंग, बट है तो बहुत पार्शियल ओनर ना। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है हर जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी से। तो सिक्योरिटाइजेशन में SPV का रूट यूज़ होता है, ठीक है, काफ़ी सारे लीगैलिटीज इन्वॉल्व है। ब्लॉकचेन और ये टोकन्स वाले में कोई SPV वगैरह नहीं है, स्ट्रेट अवे इश्यू हो रहा है थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको लग रहा होगा कि सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझा नहीं रहे, डजंट मैटर। टोकनाइजेशन आएगा तो उस पर आपको ब्लॉकचेन को इलैबोरेट करना नहीं है, आप बोल दिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी है। बट अगर ब्लॉकचेन से अलग से थियरी आ गया तो सर वो अपने नेक्स्ट थियरी क्वेश्चन में करते हैं। फाइन, तो आई होप इट इज़ फाइन, थैंक यू। ओके, सो द वे आई सेड कि ब्लॉकचेन के ऊपर अलग से मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट आ सकता है, क्योंकि जो टोकनाइजेशन है ना उसके अंदर ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा राइटअप दिया हुआ है CA इंस्टीट्यूट ने। सो देयरफॉर मैं इसका सेपरेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ब्लॉकचेन में मेरे को ज़्यादातर दिखाने का मन है कि किस तरह का ब्लॉकचेन होता है, इसलिए लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो ग्राफ जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, उसमें व्हाट डू यू सी? अलग अलग ब्लॉक्स है विच आर ज्वाइन टुगेदर विद अ चेन। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि ब्लॉकचेन वर्ड को पढ़ें तो ब्लॉक है और चेन है ना। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक बेसिकली लेजर है। लेजर माने रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड्स है, और वो ज्वाइंड टुगेदर है बाय अ चेन एंड देयरफॉर ब्लॉकचेन। और ये जो ट्रांजैक्शंस है जो रिकॉर्डेड है वो इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस है,
ओके क्रिप्टोग्राफी से इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन से एकदम सेफ है और ये पूरा का पूरा लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेयर्ड है अमंग ऑल द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स सब में शेयर्ड है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर के बारे में आप लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, तो ऑब्वियसली तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और इस तरह से ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं, एकदम सेफ है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ओके डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिससे ये बना है ब्लॉकचेन का मेथोडोलॉजी। इनफैक्ट CA इंस्टीट्यूट ने अपने राइटअप में बहुत ही बढ़िया से ब्लॉकचेन का एनालॉजी दिया है। किसका जानते हैं? गूगल डॉक का। बोले जो गूगल डॉक होता है जो बनता है वो तो सबके साथ शेयर होता है, सब उस पर भर सकते हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और जो भी उसका मॉडिफिकेशन करता है वो पूरा का पूरा रिपोजिटरी रहता है, कब कब मॉडिफाई हुआ, किसने किसने मॉडिफाई किया। तो गूगल डॉक को डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड कीपिंग से कंपेयर कर दिया। रियली लाइक इट। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे किस तरह से ये इंस्टीट्यूट ने गूगल डॉक से कंपेयर किया है। नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग द ब्लॉकचेन वाला थिंग, ये लोग एप्लीकेशन समझाएं ब्लॉकचेन का। तो एप्लीकेशन ब्लॉकचेन का बहुत सारे फील्ड में है। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड होता है ना, उस ट्रेड का पूरा फ्लो पता चले। हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट अपने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में जो रजिस्ट्री ये सब होता है उस पर ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है। ट्रैवल इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है बिकॉज ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। ओके सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। फाइनली इन्होंने रिस्क एंड चैलेंजेस बोला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो रिस्क तो बहुत सारा है। जैसे पहला रिस्क ये है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्क एपेटाइट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ लोग बहुत रिस्क मानते हैं तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो फिर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा नहीं। दूसरा रिस्क ये है कि क्या पता आपने जो बोल रहे हैं क्रिप्टोग्राफी है और एकदम सेफ है, पर क्या पता कोई टेम्पर कर दे टेक्नोलॉजी के साथ। बिकॉज या तो आप मान लो हाँ एकदम सेफ है, बट सेफेस्ट चीज़ें भी तो टेम्पर होती है ना, तो समबडी कैन टेम्पर विद द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। तीसरा ड्रॉबैक है लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ओके कोई सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट तो है नहीं जो कंट्रोल करे, डिसेंट्रलाइज्ड है। और चौथा है इतना सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है इसके अंदर कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। ओके तब उस केस में क्या होगा। तो ये 4 रिस्क एंड चैलेंजेस है। ओके तो अगर ब्लॉकचेन का थियरी आता है तो आपको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट, उसका एप्लीकेशंस और उसका रिस्क एंड चैलेंजेस, बस इसके ऊपर लिखना है। ओके सो AFM का थियरी कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन अ मूविंग कार, सो प्लीज़ डोंट माइंड। AFM का थियरी बहुत ईजी है प्रिपेयर करना क्योंकि इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए हैं थियरी में। जैसे डेरिवेटिव्स के अंदर एक्सोटिक ऑप्शंस, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, वेदर डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, वैसे ही सिक्योरिटाइजेशन के अंदर टोकनाइजेशन, रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटाइजेशन, ऐसे करके नया नया थियरी आ गया है। वो थियरी आने का बहुत हाई चांस है एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्शन थियरी का अपना वही है, थियरी का अमेंडमेंट। ये मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, ये कंप्लीट हो जाएगा बाय द टाइम आपको क्लासेस मिलेगी, सारा थियरी कंप्लीट रहेगा। सेकेंड वाला जो थियरी पोर्शन है दैट इज़ एग्जिस्टिंग थियरी जो SFM में था, वो थियरी जो इम्पॉर्टेंट था और अभी भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे सिक्योरिटाइजेशन का मेन चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 जो होता है AFM का, जैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट का थियरी, ओके रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का थियरी, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल का थियरी, इन सब से हमेशा ही एग्जाम में आता है। तो एग्जिस्टिंग थियरी है जो SFM में ऑलरेडी था। उसके अलावा कोई बोलेगा सर इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है, आने को 4 नंबर का आ सकता है, पर उसके लिए कितना प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए बहुत सारा थियरी है, कुछ पोर्टफोलियो से, कुछ फॉरेक्स से, ठीक है, कुछ इक्विटी वैल्यूएशन से, अनलिमिटेड थियरी है। उनमें से कुछ गिना चुना 10-12 थियरी है। वो 10-12 थियरी जो है वो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, पर उसका कोई राइटअप नहीं है बिकॉज मैंने डिक्टेट किया उसके अंदर, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला जो अमेंडमेंट है उसका राइटअप है, सेकंड वाला जो SFM है उसका भी राइटअप है, पर थर्ड वाला जो थियरी है मिसलेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका कोई राइटअप नहीं है, मैं डिक्टेट किया हूँ। तो जिसको राइटअप चाहिए उसको डिक्टेशन लेना है। ओके थैंक यू। ऑफकोर्स सब लोग ड्राइव में डाल देंगे, किसी को अगर डिक्टेशन नहीं लेना हो तो थर्ड पार्ट का।